नमस्कार। जनता जानना चाहती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। सीज फायर बंद हो गया है। पूरे देश में आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया है और पूरे देश के लोग कहीं न कहीं इस बात को लेकर के काफी दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष शुरू हुआ और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, 100 से ऊपर आतंकवादी मार दिए गए। युद्ध एकदम सही दिशा में चल रहा था, लेकिन अचानक से जिस तरह से युद्ध विराम कर दिया गया, सीज फायर कर दिया गया, देश के लोगों का मनोबल टूटा है। लोगों ने बड़ी उम्मीद बना रखा था कि इस बार निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जो है पीओके को मिला लेंगे, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान को घुटने के बल ला देंगे और सब कुछ एकदम सही दिशा में जा रहा था। निश्चित तौर पे हमको लगता है, व्यक्तिगत मेरी राय है कि अगर और 24 से 48 घंटे युद्ध भारत और पाकिस्तान में चला होता तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान का कमर टूट गया होता। उनके तमाम असलहों को, तमाम उनके लड़ाकू विमानों को भारत में घुसने से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया। उनकी मिसाइलें ध्वस्त कर दी गई, उनके लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दिया गया और भारत पाकिस्तान में घुस करके, पीओके में घुस करके ऑपरेशन सिंदूर चलाता है, 9 ठिकानों को ध्वस्त करता है। लेकिन अचानक से जिस तरह से युद्ध विराम कर दिया गया, सीज फायर रोक दिया गया है, उस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा करने के लिए जो है आज हम उपस्थित हुए हैं और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो समाजवादी पार्टी के जिला सचिव गौरव पांडे जी हैं और जनपद के युवा अधिवक्ता भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो दूसरे और सबसे खास मेहमान हैं वो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह जी हैं। आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीसरे जो खास मेहमान हैं जो आज डिबेट के हिस्सा है वो कांग्रेस के प्रवक्ता और अकबरपुर के प्रभारी रमन पांडे जी हैं। आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जो है हम विक्रम सिंह से पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से युद्ध विराम किया गया, सीज फायर रोका गया, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे दर्शकों का। देखिए, ये समय जो है बहुत नाजुक था और हम लोग जो है सभी लोग मना रहे थे कि ये एक ऐसा आखिरी युद्ध हो जिसमें आतंकवाद जो समाप्त हो जाए और जो पीओके जो हमारा हिस्सा है वो अपने पास आ जाए। पूरा पक्ष विपक्ष, पूरी भारतीय जनता जो है इस बार चाह रही थी कि इस बार आर पार का युद्ध हो, लेकिन इस तरीके से सारी स्थितियां सही होते हुए हमारी सेना जो है हर जगह जो है बढ़त बढ़ाई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मुश्किल से 10-15 दिन में जो है अगर बात बढ़ती तो शायद पीओके अपने हाथ में होता। लेकिन अचानक इस तरीके से जो है अमेरिका के कहने पे जिस तरीके से इन्होंने जो है युद्ध विराम किया। एक चीज है, आपने अमेरिका का नाम लिया जी। आपको याद होगा सन 1971-72 में जब इंदिरा गांधी ने 95,000 सैनिकों को सरेंडर कराया, पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर कराया और भारत के 54 सैनिक पाकिस्तान के जेल में बंद थे जी। उस समय तो इंदिरा गांधी के ऊपर किसी का दबाव नहीं था जी। 95,000 सैनिकों को इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया, लेकिन अपने 54 सैनिकों को भारत में नहीं लाया गया जो पाकिस्तान के जेल में बंद थे और वो 40 साल तक रगड़ करके मारे गए। हमारे 54 सैनिक वो नहीं आए। हम अपने जेलों में उनके सैनिकों को बैठा करके मालपुआ खिलाया, उनको बैठा करके बिरयानी खिलाया और एक ही महीने में छोड़ दिया। ऐसी कौन सी परिस्थिति उस समय बनी कि इंदिरा गांधी जो है बिना शर्त जो है बिना सैनिकों को लाए उनके सैनिकों को छोड़ दिया? उस समय तो अमेरिका का कोई जवाब नहीं था। आयरन लेडीज भी उनको कहा गया, बड़ी युद्ध भी जीती। हमको नहीं लगता कि पूरे विश्व में इतना बड़ा सैनिक कभी जो है किसी देश ने, किसी भी देश के इतने बड़े सैनिकों का जो है, सैनिकों को जो है वो कराया होगा, युद्धबंदी। देखिए, युद्धबंदी कराया होगा, सैनिक बंदी कराया होगा। नहीं, बिल्कुल आप जो सही बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये चीज की जो आयरन लेडी ने काम किया, 2 देश को जो है
एक देश को उन्होंने 2 देश बना दिया, कमजोर कर दिया और सबसे बड़ी बात ये चीज है कि आप उस समय के मुद्दे क्या थे हमें नहीं पता है अच्छी तरीके से, लेकिन ये चीज तो पता है कि अमेरिका का दबाव, लेकिन लाना तो महज 54 सैनिक था ना, छोड़ा गया 95,000 लोगों को। उसका जवाब जो रमन जी देंगे हम आपको बता दे रहे जो हमें पता है। उस समय भी अमेरिका का दबाव आया था उनके ऊपर, लेकिन वो दबाव जो है झेली और उसके बाद से कहे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हटेंगे नहीं, और उन्होंने जो बांग्लादेश बनाया ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी घटना है। और आज जो मेरा अपना हक है, जो अपनी जमीन है हमारी, उसको हम नहीं ले पाए, जबकि आज हमारे पास सारी चीजें हैं। आज मेरे पास जितना ताकत है, जितनी ताकतवर हमारी सेना है, उसके आधे के आधे बराबर पाकिस्तान है। एक विदेश खुल के नहीं आया। रमन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री ने कल स्पष्ट कह दिया कि मैं ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया हूं और हम किसी भी आतंकवादी घटनाक्रम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर वो गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे। ठीक है, बात तो सही है। पियक्को की बात हो रही थी कि हम पियक्को को अपने में मिला लेंगे, हम ले लेंगे। ताशकंद समझौता में भारत जो है जितनी जमीन जीती थी फ्री में पाकिस्तान को दे दिया। क्या ताशकंद समझौते में इसको नहीं लाना चाहिए था कि आप हमको पियक्को दीजिए तो हम आपको जो जमीनें जीते हैं उसको हम आपको वापस करेंगे? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि 95,000 सेना तब हम छोड़ेंगे जब हमारे 54 सेना वापस आएंगे? उनके सैनिकों को आपने छोड़ दिया, मलपुआ खिलाया, बिरयानी खिलाया, छोड़ दिया, और हमारे सैनिक 40 साल तक उनके जेलों में रगड़ करके मारे गए। ताशकंद समझौते में तो लाया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तीनों सेना नायकों ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। इन्होंने तो ये कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहे हैं, हम आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने जा रहे हैं, नस्तानाबूद करने जा रहे हैं। तो फिर इसको कैसे पियक्को से जोड़ दिया गया? रमन जी थोड़ा सा स्पष्ट करें, यहाँ पियक्को की बात कहां से आ गई? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। और देखिए, आज जो आपके डिबेट का मौजू था वह वर्तमान पे था। आप पूर्व की बातों को लेकर, पूर्व के इतिहास को लेकर के चर्चा करने लग रहे हैं। तो क्या आज पूर्व के इतिहास में मैं मानता हूं कि गलतियां तो हुई होंगी, ऐसा नहीं है। हुई होगी कि हुई है? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना। गलतियां हुई। आज आप तो कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर व्यक्ति हूं, मैं ऐसे निर्णय लेता हूं जो इनकी बिहार में इन्होंने रैली को संबोधित करते हुए किया। देखिए, आप किसी एक घटना बिहार में रैली को संबोधित करते हुए मोदी जी ने क्या कहा था? थोड़ा सा उस लाइन को भी आप स्पष्ट करें। मैं मिट्टी में मिला दूंगा, यही बोले थे ना। मैं मिट्टी में मिला दूंगा। 22 जगह चिन्हित हुए थे आतंकवादियों के स्थान, 9 जगह हमले होते हैं। देखिए, सेना के हमारा कोई कमेंट नहीं है। सेना तो हमारे देश की बहादुर है, पहले भी थी और आज भी है। हमने दोनों युद्ध जीता है। गौरव बात कंप्लीट होने दीजिए। आज जो है यह कहा जाता है कि 56 इंची सीना की बात होती है, 56 इंची सीना की बात होती है ना। तो फिर जब सेना हमारी सही दिशा में बढ़ रही थी, और आप जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो आपको उस इतिहास में जाना चाहिए। जब 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो इसी तरह अमेरिका ने भारत को गेहूं देना बंद करने के लिए कहा था। उस समय आप उनके बयान को पढ़िए कि हमें अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश हमें आदेशित करने का साहस न करे। 71 में सुन लीजिए ना, 71 में इंदिरा जी के भी सामने यही आया। इंदिरा जी ने भी यही बात कहा कि हमको कोई दूसरा देश आंख दिखाने का काम ना करे। अटल जी भी उसके बाद भी समझौता बिना शर्त हुआ। दुर्भाग्य इसी बात कहा कि ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री ने बोला बहुत बढ़िया, देखिए कोई हस्तक्षेप ना करे। ताशकंद समझौते में सारी जमीन बिना शर्त किसके दबाव में लाल बहादुर शास्त्री ने? भाई, मैं तो कह रहा हूँ चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि 70 साल की घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी कोसती है। मैं मानता हूं कि इतना बड़ा लंबा इतिहास है, कहीं ना कहीं गलती। गौरव जी बहुत देर आप क्यों? गौरव जी, प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बुलाया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दिया,
और कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहे हैं और पाकिस्तान समेत भारत के भी जम्मू कश्मीर या कहीं भी आतंक छिपे हैं तो हम उनको मिट्टी में मिला देंगे, जैसा कि उन्होंने बिहार के एक रैली में बोला भी था। और सबसे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के तमाम आतंकवादियों के घरों को गिराया, उसके बाद से जो है ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान में घुस करके भी मारा। आपको नहीं लगता है क्या कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा तो मिट्टी में मिलाने का काम हुआ है? कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी, मैं अपने जवानों को, आर्मी के लोगों को, थल सेना, जल सेना और वायु सेना सभी को मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोग की शूरवीरता को सलाम करता हूँ। पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सभी दलों ने, मुझको लगता है देश के सभी दलों, कोई ऐसा दल नहीं हुआ जिसने उसकी सराहना ना की हो, सारा दल सरकार के साथ है। मगर कष्ट इस बात का होता है कि आप एक बड़े चीज़ों पे लगे हुए हैं। पहलगाम में जो घटना हुई उसकी सभी दलों ने निंदा की। पहलगाम की घटना के बाद जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आर्म फोर्स के माध्यम से उस पर कार्रवाई की। मगर क्या हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि एक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष ने ट्वीट करके पहले जानकारी दी? क्या ट्रम्प जी ने पहले ट्वीट नहीं किया कि मेरे प्रयास से? उन्होंने सारा श्रेय अपने लेना चाहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सीज फायर लागू होगी तो वो दो देशों को डीजीएमओ आपस में संपर्क में थे, देश हमें पहले बताता, हमारे देश के बड़े नेता या आर्म फोर्स के बड़े अधिकारी हमें ये बताते। मगर लगातार दो देशों के बीच का मसला था। वो अमेरिका जो 2 दिन पहले कह रहा था कि मुझको इन दोनों देशों की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, वही अमेरिका 2 दिन बाद वहां के डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है वो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं कि मेरे प्रयासों से फायर लागू हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब पूरे देश की आशा उम्मीद आपके साथ लगी हुई थी और देश चाहता था, और देश के सभी राजनीतिक दल चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्ष की 2 मीटिंगें हुई जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौजूद नहीं थे, रक्षा मंत्री जी ने उसकी अध्यक्षता की और सारे देश के लोगों ने, मैं जिस पार्टी से आता हूँ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देश की सराहना की कि सरकार जो कदम उठाएगी उसके साथ सब लोग और सभी दलों ने कहा। आखिर कौन सा ऐसा दबाव था कि सीज फायर मानना पड़ा? तुर्की लगातार स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। चाइना का सबसे बड़ा बाजार वो भारत के अंदर है, सबसे ज्यादा सामान यहाँ आता है और चाइना अपना सामान हमें बेचता है, हमारे पैसों से वो आतंकवाद को फंडिंग करता है। उसने सीधे कहा उसके विदेश मंत्री ने कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। जो प्रधानमंत्री जी लगातार 10-12 सालों से देश के विदेशों में घूम के ये कह रहे थे कि अब ये पुराना भारत नहीं है, बहुत सारे देश हमारे साथ खड़े, वो सारे देश कहाँ गए? हम 1 मिनट हम आपको रोकेंगे। आपने एकदम सही कहा। चाइना से हिंदुस्तान में पैदा 10 से 12 साल के बच्चे से भी पूछा जाए तो वो जानता है कि चाइना कभी भी भारत का साथ नहीं देता और इसके पहले भी कभी दिया नहीं है। नारा भी एक बार लगा था कि हिंदी चाइना भाई भाई, लेकिन ये हो नहीं पाया। लेकिन तुर्की में जब भूकंप आता है तो सबसे पहले तुर्की की मदद करने के लिए भारत आगे आता है और भारत जो है उनको दवा से लेकर के और राशन तक की व्यवस्था तुर्की में कराए। ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूं, इसकी आलोचना भी मैं करता हूं और होना भी चाहिए कि प्रधानमंत्री का तुर्की में जो विदेश नीति है वो फेल हो चुकी है। फेल इसलिए हो चुकी है कि सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान के साथ अगर कोई है तो तुर्की है, इसलिए वो हमारे दुश्मन देश की मदद कर रहा है। लेकिन अगर एक तुर्की जो है अगर पाकिस्तान का जो है अगर समर्थन कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी विदेश नीति फेल हो चुकी है। आप इसको कैसे मानते हैं कि हमारी विदेश नीति फेल हो चुकी है? आपके साथ जापान है, आपके साथ इसराइल है, आपके साथ जो है टर्की है, आपके साथ जो है तमाम सऊदी है, तमाम देश जो है जिसने जो है सिंधु ऑपरेशन की सराहना की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई भारत लड़ रहा है इसका हम लोग प्रशंसा करते हैं और हम भारत के साथ खड़े हैं। तो विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता, सैनिक पे खड़ा नहीं किया जा सकता और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उस पर नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सीज फायर को रोका है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। इस पे सबसे बड़ी बात कि हमने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और हमें मालूम है कि हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान से बहुत आगे हैं और हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी है हमारे देश के अंदर, हमारे सैनिकों के अंदर। मगर जब हम लड़ाई में आगे थे और ये पूरा देश देख रहा था कि हम लड़ाई में आगे हैं और पीओके जो एक बहुत बड़ा मसला था बहुत दिनों से, क्योंकि पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान
का 1971 में लेकिन सीज फायर के 3 घंटे के बाद उसने जो है अपनी वाला शुरू कर दिया था। वही मैं कह रहा हूं, 3 घंटे बाद 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान कमजोर हुआ, बांग्लादेश एक नया देश बना, उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान की हरकतें बाज नहीं आई। तो प्रधानमंत्री जी को एक ठोस कदम इसलिए था, देश की जनता, देश के सभी राजनीतिक दल ये चाहते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसकी आलोचना हम करेंगे, हम देश की सेना पे कोई आलोचना नहीं करें। देश की सेना ने अपनी जाबाजी से काम किया, उसकी सराहना भी पूरे देश में हो रही है। मगर क्या राजनीतिक दबाव थे कि राजनीतिक दबाव नहीं थे, राजनीतिक दबाव नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात, भारत जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पूरा देश में डंका बज रहा है भारत का, आखिर वो डंका कैसे रुक गया? फिर हम आपके पास लौटेंगे। विक्रम जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विक्रम जी, 2 परमाणु शक्ति देश अगर युद्ध कर रहे हैं तो क्या युद्ध को रोक देना बुद्धिमत्ता नहीं है? विक्रम जी देखिए, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है परमाणु शक्ति देश है और भारत भी परमाणु शक्ति देश है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि युद्ध विनाशकारी होता है, लेकिन जब बात हो सिंदूर की, जब बात हो आतंकवाद की, तो परमाणु बम नहीं, किसी बम से जो नहीं डरा जा सकता है। और हम लोग को पूरा भरोसा है अपनी सेना पे कि हम लोग उनके जो है परमाणु हथियारों पे कब्जा कर सकते थे। बहुत सारी चीजें हैं, अगर जो है सरकार बढ़िया से नीति बना के चलती तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन ये सरकार जो है, ये अडानी की सरकार है। ये सरकार जो है, ये किसी व्यक्ति और ये भारतीय जनता की सरकार नहीं है। ये सिर्फ अडानी के कहने पे चली है। और ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि अमेरिका का दबाव कहाँ से पड़ा। अमेरिका का दबाव, क्योंकि अडानी जेल जाने वाले थे, उनको बचाने के चक्कर में जो है ये अमेरिका के दबाव में आए और बात हुई ट्रेड की, इधर से उधर से बात हुई है। लेकिन ये सारी जनता समझ चुकी है कि व्यक्ति जो है देश को झुकाने का काम कर रहा है। रमन जी, बड़ा आरोप लगा 144 करोड़ जनता की भावनाओं के साथ सिर्फ अडानी के लिए जो है, जैसा कि विक्रम जी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष है और कहा कि 144 करोड़ जनता के भावनाओं को मोदी जी ने अडानी के लिए कुचल दिया है। आपको क्या लगता है अरमन जी? देखिए, कल ट्रंप जब आए, संबोधन अपना किए, तो उन्होंने सीधे सीधे उसमें 2 बात कहा कि मैंने कहा कि दोनों देश युद्ध रोक दे, वरना मैं व्यापार जो है नहीं करूंगा। तो अडानी भी जो है व्यापार से ही संबंधित है, अडानी का तो व्यापार से ही न रिश्ता है जी। और अमेरिकी कोर्ट में अडानी के ऊपर मुकदमे हैं, तो जनता के बीच में और सोशल मीडिया पे इस तरह का आ रहा है। नहीं, सोशल मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सोशल मीडिया में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, हकीकत देखिए, यह युद्ध का समय है, एकदम अति संवेदनशील चीज है। भारत और पाकिस्तान लड़ाई के मूड में है। सीज फायर रोका गया। सीज फायर के बारे में हम आपको पहले बता दें कि रोका गया है। हमारे सैनिक आज भी सीमा पे है, हमारे सलहे आज भी सीमा पे है। समय दीजिए, हम पूछ रहे हैं तो समय दीजिए। क्या कल पहले ट्रंप का बयान आता है, फिर हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, क्या उनके संबोधन में खंडन था? या किसके संबोधन? ट्रंप के जो संबोधन किया। आप अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास करिए ना। आप बताइए ना, बिल्कुल एक तीसरा देश और भारत का नाम लेकर के, और भारत के जो हालात इस समय, उस पे ऐसा आरोप लगा रहा है, आरोप लगा रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है, तो क्या खंडन नहीं करना? ये बात तो अटल जी के भी जमाने में आया था। अटल जी के जमाने में भी जो है, अटल जी को रात को 12 बजे फोन आता है, अटल आ जाइए और हम बैठ करके मामले को हल करेंगे। तो अटल जी का जवाब क्या था कि अटल जी से पूछा गया कि परमाणु संपन्न देश है, तो उन्होंने कहा कि भारत का 25% हिस्सा नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। अटल जी तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। नहीं, वो हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। तो फिर कैसे सीज फायर हो गया? वो तो फायर तो दोनों देशों के, पाकिस्तान और भारत नहीं। देखिए, इससे आप गुमराह नहीं कर सकते कि जिस दिन 10 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट आता है, उसके 5 मिनट के बाद रक्षा सचिव और सरकार का बयान आता है कि सीज फायर पे सहमति हो गई है। जैसा कि अभी गौरव जी ने कहा कि अगर सबसे पहले हमारे देश के रक्षा सचिव या हमारे अधिकृत जो सरकार के प्रवक्ता हैं, उनके तरफ से यह बयान आता है कि हम दोनों देशों में सहमति हो गई है, तो देश की जनता जो है उस पर विश्वास करती। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान आने के बाद फिर बयान आते हैं
तो ये बताइए आज का नहीं, 1 मिनट और सुन लीजिए, आज का भारत इतना कमजोर हो चुका है कि हमारे जो भी आज तक के इतिहास में प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि पहली बार, अभी तो आप कह रहे हैं कि युद्ध नहीं शुरू हुआ था, केवल आतंकवादी ठिकानों पे। इंदिरा जी के समय में तो युद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय तो युद्ध हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में युद्ध हुआ, लेकिन उन प्रधानमंत्रियों ने कभी भी अमेरिका उस समय भी दबाव बनाता था, उस समय भी धमकियां देता था, लेकिन किसी भी नेता ने उसकी धमकियों को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक लाल बहादुर शास्त्री जी तो जय जवान जय का नारा लेकर निकल पड़े। ठीक है, फिर हम आपके पास लौटेंगे। गौरव जी, आपको क्या लगता है कि सीज फायर का मतलब कि सैनिक सीमा छोड़ चुके हैं, हमारे जो है मिसाइलें सीमा छोड़ चुकी हैं, हम सीमा को खाली कर चुके हैं, या हमारे सब कुछ वही है, उंगली कुर्सी पर रखा गया है, आदेश होगा और हमारे सैनिक कार्रवाई शुरू कर देंगे? दोनों में थोड़ा सा अंतर एस्पेक्ट है। देखिए, जब देश के सैनिक तो पूरी तत्परता से लगे हुए हैं और हमारी सीमा पूरी तरह से देश के सैनिकों के हाथों में सुरक्षित है, मगर आखिर फिर सवाल वही घूम के आ जाता है कि आखिर किस अंतर्राष्ट्रीय दबाव में क्या बात थी? कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, आदरणीय प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था ये बात ना कि आखिर क्या दबाव थी सीज फायर। पाकिस्तान क्या मान जाएगा? पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत में है, पाकिस्तान की फितरत में जो देश आतंकवाद को फंडिंग करने में कंगाल हो गया, जिसने अपने अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक से अपने जमीन को गिरवी रख के आतंकवाद को पोषित करने के लिए पैसा लिया, क्या वो देश मानेगा? इस बार मुझे लगता है कि देश की सरकार से गलती हुई है। इस बार पाकिस्तान से पीओके छीन लेना चाहिए था और पाकिस्तान के फिर 2 टुकड़े करने चाहिए थे। मगर मुझको लगता है कि ये समय इंदिरा गांधी को याद करने का है, और उस समय भी क्योंकि हम लोग छोटे थे, हम लोग उस समय हो सकता है पैदा नहीं हो, मगर उस समय भी अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था। मगर इंदिरा गांधी जी को मैं नमन करता हूँ, और खुद आज के दिन नमन करने का दिन। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको संसद में इसीलिए शायद दुर्गा कहा होगा। नहीं, क्योंकि फिर मैं खंडन करूंगा। उसी संसद में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैंने कभी भी इंदिरा को दुर्गा नहीं कहा। किसी संदर्भ आप गूगल पे चले जाइए, आप गूगल पे चले जाइए, किसी संदर्भ में अगर एक विपक्ष का सबसे बड़ा नेता किसी भी संदर्भ में अगर दुर्गा कहा होगा तो कुछ न कुछ खासियत इंदिरा गांधी में रही होगी, जिसका सबसे बड़ा सबूत है पाकिस्तान शायद हमारे प्रधानमंत्री जी में 2 टुकड़े करने की अब नहीं रही होगी, इसीलिए सीज फायर लागू कर दिया होगा। समय समाप्त हो चुका है। तो आज भी जो है पीएफओ को वापस न लेने का दर्द कहीं न कहीं देश के लोगों में है, तमाम राजनीतिक दलों में है। तमाम लोग ये चाहते थे कि लगे हाथ आतंकवादियों के नस्तानाबूद और आतंकवादियों के अंत के साथ ही पीएफओ को भी भारत में मिला लिया जाए। ऐसे कई बार ऐसे मौके आए हैं, अवसर आए हैं कि पीएफओ को भारत में मिलाया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ और एक बार फिर भारत चूक गया। मुरली मनोहर के साथ पेंसी खास रिपोर्टर बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनता जानना चाहती है।